इतनी तपती धूप में जब मैं अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा था तो दरवाजा बंद था। बार बार बचाने पर भी कोई ना आया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ ही देर के बाद मेरी माँ ने दरवाजा खोला और मैं थका हुआ पसीने में भीगा घर के अंदर गया। मेरी माँ मुझे पानी का गिलास देने लगी और फिर मुझसे कहने लगी कि देखो, घर का सारा काम मैंने किया है। झाड़ू लगाया है, पोंछा लगाया है और बर्तन भी सारे पड़े हुए थे। अब इन हड्डियों में इतना दम तो नहीं है कि मैं घर बार संभालूं। तुम अपनी बीवी को जाकर देखो, आखिर वो करती ही क्या है। मैं जब अपने कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सुकून से बेड पर सोई हुई है। मुझे बहुत गुस्सा आया और उसके बगल में मेरी बेटी भी सो रही थी। एक पल को मैं सोचने लगा कि मैं सारा दिन ऑफिस में मेहनत करता हूँ, अपना सर खपाता हूँ और बॉस की झिड़कियां सुनता रहता हूँ, और उसके बाद 2 स्टाफ बदल कर घर आता हूँ और अक्सा को देखो कितने सुकून से सो रही है। मैं गुस्से में उसे पुकारने लगा तो वो जाग गई और साथ में सोई हुई मेरी बेटी भी जाग गई। वो भी शायद अपनी माँ के पास से उठ जाने से जाग गई थी और रोना शुरू कर चुकी थी। अक्सर जल्दी से उठी और एमन के फीडर में दूध डालकर उसे देने लगी तो एमन चुप हो गई। वो थोड़ी देर के लिए एमन के पास बैठी और मैं हाथ धोने के लिए बाहर चला गया। मेरी माँ बाहर ही खड़ी थी। वो मुझसे कहने लगी, देख लिया, आज तुमने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बीवी आराम करती रहती है और घर का ज्यादातर काम तो मैं खुद करती हूँ। मैं सोचने लगा कि रात को एमन को सुलाते हुए काफी टाइम हो गया था, लेकिन एमन फिर भी नहीं सो रही थी और अक्सर एमन को लेकर दूसरे कमरे में चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद काफी टाइम मुझे आवाज आती रही कि वो रो रही है और कितने घंटे मैं सो नहीं पाया था। फिर न जाने कब मेरी आंख लगी और कुछ घंटे सोने की वजह से मेरा सर दर्द से फट रहा था। पता नहीं अक्सर कितनी देर नहीं सोई होगी। बहरहाल मैं कमरे की तरफ मुड़ा तो मेरी माँ फिर मेरे पीछे से आवाज देने लगी कि अपनी बीवी को बोलो कि तुम्हें चाय पानी का पूछे, जब देखो पलंग तोड़ती रहती है। एमन का बहाना बनाकर रखा हुआ है और खुद सो जाती है। मुझे बहुत गुस्सा आ गया। मैं जब कमरे में गया तो अक्सर फिर सोई हुई थी। मैंने गुस्से से उससे पुकारा और उससे कहा, आखिर तुम घर में करती ही क्या हो। मेरी इस बात से वो मुझे हैरत से देखने लगी। वो रोने लगी और कहने लगी कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है। मैंने गुस्से से अपनी बीवी को देखा और कमरे से बाहर चला गया। मैं अपनी माँ के कमरे में गया। आज तो मेरी बड़ी बहन भी आई हुई थी। मुझे देखकर शोर मचाने लगी। वो कहने लगी कि तुम्हें जरा भी अपनी माँ का ख्याल नहीं है, अपनी बीवी का ही ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। मैं जब भी आती हूँ तुम्हारी बीवी को आराम करते हुए ही देखती हूँ, घर में वो करती ही क्या है। मैं चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं किचन में चला गया। जब मैं किचन में गया तो मेरी बीवी वहां पर मौजूद थी। मेरी माँ को गुर्दे में पथरी थी, इसलिए मेरी बीवी उनके लिए परहेजी खाना बनाती थी, जबकि मुझे चटपटे खाने पसंद थे, इसलिए वो मेरे लिए अलग और माँ का परहेजी खाना अलग बनाती थी। कभी कभी वो थक जाती, माँ थोड़ा बहुत अपने लिए खाना बना लेती थी। रात को फिर एमन के पेट में बहुत दर्द था। वो बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं जब गहरी नींद सो रहा था तो उसके रोने की आवाज आई। मैंने गुस्से से अपनी बीवी को देखा और उससे कहा, तुमने तो सारा दिन अपनी नींदें पूरी कर ली है, लेकिन मेरी नींद क्यों हराम कर रही हो। इसको उठाओ और दूसरे कमरे में जाओ। वो चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चली गई, जबकि मैं सुकून से सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस चला गया। वहां सारा दिन मैं काफी बिजी रहा। एक तो नींद पूरी नहीं हुई थी। अपने लिए चाय का कप मंगवाया और चाय पीने लगा। बॉस ने भी आज बहुत ज्यादा काम दे रखा था। चाय के साथ बिस्किट भी लेता रहा। सुबह घर से निकलते हुए अक्सा ने लंच भी दिया था। चाय पीने के 2 घंटे बाद मैंने लंच किया और फिर जो ऑफिस का काम बचा हुआ था वो करने लगा। 5 बजे ऑफिस से छुट्टी हो जाती थी, लेकिन मेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा था। एक तो एमन ने भी तंग किया हुआ था और ऊपर से आपी के तो बच्चे भी आए हुए थे। बहरहाल 6 बजे तक मैंने अपना काम खत्म किया और मेरी उस वक्त बस भी जा चुकी थी। काफी टाइम मैं दूसरी बस का इंतजार करता रहा। उसके बाद मेरी बस आई और मैं उसमें बैठ गया। गर्मी भी बहुत थी। मैं घर आया तो अक्सा कमरे में ही मौजूद थी और एमन को सुला रही थी। मैंने गुस्से से उसे देखा और कहा कि तुम अभी जागी हो, लेकिन वो कहने लगी, नहीं, एमन की तबीयत बहुत खराब थी, मैंने अभी दवाई देकर उसे सुलाया है, उसके पेट में बहुत दर्द था। वो उठी और मेरे लिए चाय पानी लेकर आई। मैंने उसे चाय बनाने के लिए कहा। वो चाय बनाने के लिए किचन में गई तो माँ मेरे कमरे में आ गई और बैठ गई। मैंने अपनी माँ से हाल चाल पूछा तो वो कहने लगी, बेटा तुम्हारी बीवी अब उठी है, कुछ भी नहीं करती। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उठा और किचन में अक्सा पर चिल्लाने लगा। मैंने उससे कहा कि तुम दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यहाँ पर तुम करती ही क्या हो। जबकि वो मुझे हक्का बक्का सी देखने लगी और परेशान हो गई। कहने लगी, हसन क्या बात है, आप क्यों मुझ पर चला रही हैं। जबकि मैं उससे घूरे जा रहा था और मैंने उससे यही कहा था कि अब आदमी किस लिए शादी करता है, या बीवी उसका घर संभाले, इसके
बच्चों का ख्याल रखे और क्या मेरी माँ इस हालत में घर के काम करते हुए अच्छी लगती है। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं है कि मेरी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती। जबकि अक्सा मुझे परेशानी से देखे जा रही थी। कहने लगी, नहीं हसन, मैं सारा काम खुद करती हूँ। सारा काम करने के बाद मैं कमरे में जाकर आराम कर रही थी। पूरी रात एमा ने भी मुझे सोने नहीं दिया, जबकि मैं उसी बात पर अड़ा हुआ था कि नहीं, मैंने खुद कल अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम क्या कुछ करती हो। जब मैं आया तो तुम सो रही थी। अक्सा चुप रही, कुछ ना बोली, जबकि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से कहा कि दफा हो जाओ, अपने माँ बाप के घर जाओ और जितना मर्जी आराम करो। वो चुप हो गई और जाकर उसने अपने भाई को फोन किया। कुछ ही देर में उसका भाई उसे लेने आ गया था। उसने अपना और एमन का सामान पैक किया। जब मैंने देखा कि वो एमन के कपड़े भी रख रही है और उसकी जरूरत का सामान भी, तो मुझे और गुस्सा आ गया। मैंने वो सामान उसके बैग से निकलवाया और उसे बहुत डांटा कि तुम्हें जाना है तो जाओ, लेकिन मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा। जबकि वो रोए जा रही थी और जिद कर रही थी कि नहीं, एमन मेरे बगैर नहीं रह सकती, आप कैसे उसे संभालेंगे। मैंने उससे कहा कि तुम बस घर में एक ही तो काम करती हो, तुम्हें बस इसको ही तो संभालना होता है, जबकि बाकी के सारे काम तो माँ करती है। तो एमन को भी वो रख लेंगे, फिर ऑफिस से वापस आकर मैं खुद एमन को देख लिया करूंगा। तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसका भाई गाड़ी में बैठा हॉर्न दे रहा था। अक्सर के मायके वाले अच्छे खाते पीते लोग थे, उनके हालात काफी अच्छे थे। हालात तो हमारे भी ठीक ही थे। मैंने मोटरसाइकिल रखी हुई थी और ऑफिस दूर होने की वजह से मैं बस में ही जाता था, और एक तो गर्मी की वजह से मैं बाइक का इस्तेमाल भी कम करता था। थोड़ा रास्ता भी सुनसान था, इसलिए बस में कुछ सिक्योरिटी फील होती थी। बहरहाल बार बार हॉर्न बजने पर अक्सर अपना सामान उठाकर चली गई। जब वो एमन को उठाने लगी तो मैंने उसे एमन को छीन लिया और उसे बाहर की तरफ धक्का दिया। वो गिरते गिरते बची थी। वो रोते हुए जाकर अपने भाई की गाड़ी में बैठ के, उसका भाई गाड़ी से बाहर निकला। शायद वो अपनी भांजी को मुझसे लेना चाहता था। मेरी तरफ आने ही वाला था कि अक्सा ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं भाई, आप ना जाएं, और वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गया और अपनी बहन को लेकर चला गया। जबकि मैं कमरे में आया, एमन रो रही थी। मैंने आगे पीछे उसका फीडर देखा, वो मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा, मैं किचन में गया तो फीडर वैसे ही सिंक में पड़ा हुआ था। मैंने एमन को नीचे फर्श पर बिठाया, कुर्सी या टेबल पर नहीं बिठाया क्योंकि वो नीचे ना गिर जाए। उसे फर्श पर बिठाकर मैंने फीडर धोया, फीडर फ्रिज से दूध निकाला और गर्म किया और एमन को फीडर में डालकर दिया। फिर मैं उसे कमरे में ले आया। काफी टाइम हो गया था। मैंने सोचा कि अब तो कुछ खाने का भी देखना है। माँ के कमरे में गया और माँ से पूछा कि क्या पकाया है। माँ कहने लगी, क्यों, तुम्हारी बीवी ने कुछ नहीं पकाया? मैंने कहा, नहीं माँ, वो तो चली गई है, मैंने उसे घर से निकाल दिया है। माँ मुझे हक्का बक्का देखने लगी और कहने लगी, हसन, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। जब मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो वो सर पर कपड़ा लिपेटे लेटी हुई थी। मैंने उन्हें कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा। यही सोचा कि बहन घर में भी सारे काम करती रहती है, बच्चे भी संभालती है और घर भी उनका अलग है। यहाँ पर आती है तो कुछ आराम कर लेती हैं। और माँ का मुझे खुद ख्याल था। मैं किचन में चला आया। किचन में आकर मैंने देखा सब्जी बनी हुई थी, यानी अक्सर सब्जी बना कर गई थी। जब मैं ऑफिस से आया तो वो सब्जी बना चुकी थी। फिर उसके बाद मैंने किचन में देखा, किचन में बर्तन पड़े हुए थे। मैंने सोचा माँ उन्हें कैसे धोएंगी। माँ की तो तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने खुद धोना शुरू कर दिए। थोड़े से बर्तन थे, बहुत जल्दी धुल गए। जब मैं उन्हें शेल्फ पर रखने लगा तो मुझे एमन के रोने की आवाज आई। मैं भागता हुआ कमरे की तरफ गया। वो अपना फीडर खत्म कर चुकी थी। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। मैं उसके पास गया और उसे भी उठा लिया। जैसे ही उसे उठाया तो मुझे अपने हाथ पर गीलापन महसूस हुआ। मैंने देखा तो एमन ने पोटी की हुई थी। अब ये काम तो माँ के करने के नहीं थे। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर तब्दील किया और बहुत बुरे दिल से किया, यहाँ तक कि मुझे उल्टी भी आने लगी थी। लेकिन बहरहाल मुझे ये काम भी करना था। पोटी साफ करके एमन के कपड़े तब्दील किए। कपड़े तब्दील करने के बाद मैंने एमन को झूले में लिटा दिया और वो सुकून से लेट गई। शायद वो इसलिए रो रही थी कि उसका पैम्पर गंदा था। फिर उसके बाद मैंने बेड से सारी चीजें उठाई और बाहर फेंकी। जब बेडशीट को देखा तो वो भी खराब हो गई थी। मैंने वो बेडशीट उतारी और अलमारी से बेडशीट निकाल कर बेड पर बिछा दी। फिर वॉशरूम गया और जाकर एमन के कपड़े और बेडशीट ही अभी मैं धो ही रहा था कि मुझे एमन के रोने की आवाज आई। मैं भागा और कमरे में आया और यही सोच रहा था कि कहीं एमन ना गिर जाए, क्योंकि अभी उसे झूले से नीचे उतरना नहीं आता था। मैं उसे उठाकर माँ के पास चला गया। मैंने कहा, माँ थोड़ी देर एमन को देख लीजिए। मैं उसे माँ के पास छोड़ाया और बेडशीट धोकर छत पर फैलाकर वापस आया तो मैं किचन में चला गया। मैंने सोचा कि सब्जी तो अक्सर बना कर गई है, लेकिन मुझे रोटियां भी देखनी है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं बेलन पर कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। बहन की तबीयत भी खराब है और माँ से तो मैं ये नहीं कह सकता कि
कि माँ कुछ बना कर दे। मैंने फ्रिज खोला और देखा फ्रिज में आटा तो था ही नहीं। अब आटा कैसे गूंदूं? आटा तो गूंदने का तो मुझे पता ही नहीं है। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना ऑर्डर कर दूं। मैंने माँ का परहेजी खाना देखा तो वो भी बना हुआ था, सिर्फ रोटियां मुझे ऑर्डर करनी थी। मैंने रोटियों का ऑर्डर दिया और फिर माँ के कमरे में चला गया क्योंकि मुझे एमन के रोने की आवाज आ रही थी। मैं एमन को उठाकर ले आया और उसे चुप करवाने लगा, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भूख लग रही है। मैं किचन में गया और उसके लिए कुछ बनाया, भले ही मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सेरेलैक बनाना कैसे है। फिर उस डब्बे के ऊपर लिखा हुआ था कि इससे किस तरह से बनाना है। मैंने सेरेलैक बनाया और एमन को खिलाने लगा। उसने खाते खाते फिर कपड़े गंदे कर लिए थे। मैंने उसे खिलाने के बाद उसके कपड़े तब्दील करने लगा। तब तक रोटी भी आ चुकी थी। एमन को बेड पर बिठाकर कुछ छोटे छोटे खिलौने रखे तो वो उनके साथ खेलने लगी। इतने में दरवाजे पर बेल बजी। शायद होटल वाले ने रोटियां भिजवा दी थी। मैं रोटी लेने बाहर गया और रोटी लेकर किचन में आ गया। किचन में आया तो सब्जी ठंडी पड़ी हुई थी क्योंकि वो तो काफी टाइम पहले अक्सर ने बना ली थी। शायद इसलिए कि एमन उस वक्त सो रही होगी तो उसने सब्जी बना दी होगी, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं है। पिछले इन 3 घंटों से मुझे इस बात का एहसास हो रहा था। मैं माँ के पास गया और माँ से कहा कि माँ आप उठकर सब्जी ही गर्म कर दें, जबकि माँ ने मुझे साफ जवाब दे दिया कि नहीं हसन बेटा, मुझ में तो चलने की भी हिम्मत नहीं है। मैं किचन में आया और अपनी और माँ की सब्जी गर्म की, उन्हें उनके कमरे में दे आया और अपना खाना लेकर अपने कमरे में आ गया। एमन अभी तक अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी। मैंने जल्दी जल्दी मोटे मोटे नवाले तोड़कर खाना खाया और यही सोचा कि अगर एमन ने रोना शुरू कर दिया तो सब्जी और रोटी ठंडी हो जाएगी। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और अभी खाना खा ही चुका था कि एमन ने फिर रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने एमन को उठा लिया। उसे उठाते हुए मैं किचन में बर्तन रखने गया। चाय पीने का बहुत मूड हो रहा था। मुझे याद था इस टाइम खाने के बाद अक्सर कभी कॉफी कभी चाय बनाकर मुझे देती थी और मुस्कुराती हुई मेरे पास आती और कहती आप थक गए हैं तो मैं आपका सर दुबा देती हूँ, टांगे दुबा देती हूँ। और कभी वो मेरा सर दुबाना शुरू कर देती तो कभी टांगे और मुझे सुकून मिल जाता था। मैं किचन में आया तो चाय तो नहीं बना सकता था क्योंकि एमन को उठाया हुआ था। मैं फिर कमरे में वापस गया। एमन को एक खिलौना पकड़ाकर मैं जल्दी जल्दी किचन में गया और उसका फीडर धोकर उसमें दूध डाला और फीडर को ओवन में रख दिया। मैं जल्दी से फीडर लेकर कमरे में आया। तब तक एमन के रोने की आवाज फिर आ रही थी। मैंने एमन को फीडर दिया तो वो चुप हो गई। फिर मैं उसे अपने हाथों पे लिटा कर कमरे में चलने लगा। कुछ ही देर बाद वो सो गई। मैं खुद भी उसके पास लेट गया। न जाने कब मेरी भी आंख लग गई क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं बहुत थकान महसूस कर रहा था। आधी रात को मेरी आंख खुली तो मुझे एहसास हुआ कि मेरा बिस्तर गीला है। मैंने जल्दी से साइड टेबल पर पड़ा लैंप ऑन किया और देखा तो एमन का पैम्पर लीक था। मैंने जल्दी से उसका पैम्पर तब्दील किया, उसके कपड़े तब्दील किए। मुझे नींद इतनी ज्यादा आ रही थी कि वो कपड़े मैंने ऐसे ही वॉशरूम में रख दिया और खुद भी सो गया और एमन को भी सुला दिया। सुबह उठा तो काफी टाइम हो गया था। तब तक माँ नाश्ता कर चुकी थी, लेकिन जब मैं जागा तो माँ ने मुझसे नाश्ते का नहीं पूछा। मेरी बहन के बच्चे भी सहन में खेल रहे थे। बहन ने भी मुझसे खाने का नहीं पूछा, जबकि मैं खुद ही किचन में गया और फ्रिज से ब्रेड और मक्खन निकाला और बगैर गर्म किए जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया, क्योंकि ना तो मुझे पराठा बनाने आता था और ना ही टाइम था। हालांकि मुझे नाश्ते में दही और पराठा पसंद था। मुझे नहीं पता था कि अक्सर कब और कैसे दही बना देती थी और कितना दूध डालती थी और उसमें कितना दही मिक्स करती थी। मुझे तो बस हर चीज तैयार मिलती थी। बहरहाल मैंने ब्रेड खाई और जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए चला गया और एमन को माँ को पकड़ा दिया। सारा दिन ऑफिस में रहने के बाद जब मैं घर आया तो मुझे गली से ही एमन के रोने की आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो माँ ने दरवाजा खोला। एमन फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके आसपास बहुत सारे खिलौने पड़े हुए थे। जब मैं अंदर गया तो मुझे देखकर वो और चलाने लगी और पापा पापा कहने लगी, कभी पापा और कभी मम्मा। मैंने जल्दी से उसे उठाया और वही कल वाला हाल कि उसके पैम्पर से मेरा हाथ गंदा हो गया। मैं बहुत परेशान और अपनी माँ की तरफ देखने लगा और अपनी माँ से कहा कि माँ आप इसे ही कह देती, उनकी भी तो कुछ लगती है, भाई की बेटी है, इंसान कम से कम मजबूरी में ही कोई काम कर देता है। कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम्हारी बहन तो दिन में ही चली गई थी, वो तो 1 महीने से मेरे पास नहीं आई थी और मुझसे मिलने आई थी। मैंने माँ से कहा कि आप इतना तो देख सकती हैं कि आपकी तबीयत खराब है, कुछ दिन रह लेती तो क्या हो जाता। लेकिन वो तो शायद समझ गई थी कि वो इन्हीं झमेलों की वजह से घर चली गई है। हालांकि पिछले महीने जब वो आई थी तो पूरे 15 दिन रह कर गई थी और मैंने खुद महसूस किया था कि अक्सर ने उनके बच्चों को भी संभाला हुआ था और वो आराम ही करती रहती थी। लेकिन फिर भी उनकी जुबान पर यही शिकायत रहती थी कि वो हमारा ठीक तरह से ख्याल नहीं रखती। मैं यही सोच रहा था कि एमन के जोर जोर से रोने की आवाज ने मुझे झंझोर दिया। मैं जल्दी से वॉशरूम गया और वहां रात वाले कपड़े देकर मेरा और दिमाग खराब हो गया। अब जैसा भी था मुझे सब कुछ तो करना ही था। मैंने एमन के कपड़े उतार दिए, उसको
नहला दिया। मुझे इस चीज का बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन ये सब तो मुझे ही करना था। मैंने एमन को अच्छे से तैयार किया और कमरे की हालत ठीक की। जल्दी से वॉशरूम में गया, जो गंदे कपड़े थे उन्हें धोए, अपनी शर्ट धोई और छत पर फैलाने के लिए चला गया। मुझे बहुत कुछ याद आ रहा था कि इतने सारे काम के बाद भी अक्सर ने कभी अपने माथे पर बल नहीं डाले थे। अगर मैं कुछ भी कह देता तो वो आगे से मुस्कुरा देती थी। इसके बाद भी वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी। ये सब सिर्फ माँ की वजह से हुआ था, क्योंकि माँ मुझे बार बार ताने देती थी कि तुम्हारी बीवी करती ही क्या है। पता नहीं माँ को अक्सर से क्यों इतनी चिढ़ थी। मैं किचन में गया, वहां पर कुछ भी बना हुआ नहीं था। एमन को दूध गर्म करके दिया और यही सोच रहा था कि इतना भड़काने के बाद माँ ने इतना तो कर लिया कि अपने लिए कुछ खाना बना लिया, लेकिन बेटे को पूछा तक नहीं। माँ जो कहती थी कि बर्तन मैं धोती हूँ तो वो सिंक तो बर्तनों से भरा पड़ा था। माँ ये कहती थी कि फर्श मैं साफ करती हूँ, लेकिन 2 दिनों से फर्श भी गंदा था। मैं किचन में गया और कुछ बर्तन धोए, किचन की कुछ चीजें समेटी थी और आकर एमन को उठाया और उसे प्यार करने लगा और अपनी बेटी से कहा कि चलो बेटा। जब बाहर निकला तो माँ कहने लगी, हसन बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा माँ मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है। ये कहते हुए मैंने अपनी बाइक निकाली और एमन को आगे बिठाया और अपनी बाइक को साइड पर ले गया जहाँ मुझे जाना था। जिन रास्तों पर मेरी मंजिल थे, मैं ये समझ गया था कि मैं अक्सर के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी बीवी के बगैर मेरा घर अधूरा है। ये सब कुछ मेरी बेटी, मेरा घर तो मेरी बीवी ने संभाला हुआ था। मुझे अभी भी याद आ रहा था कि सुबह ऑफिस के लिए कपड़े निकालना भी मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा था। वो तो शुक्र है कि अक्सर ने कुछ कपड़े मेरे प्रेस करके अलमारी में लटकाए हुए थे। मैं इन्हीं सोच में था कि अक्सर के मायके के करीब पहुंच गया। मैंने दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी भाभी ने खोला। मैं सलाम करते हुए अंदर गया। उन्होंने एमन को मेरी गोद से लिया। मैंने उनसे अक्सर के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि वो अंदर कमरे में बैठी है। मैं जब उसके पास गया तो मैं देखकर हैरान रह गया कि उसकी आंखें सूजी हुई थी। शायद वो बहुत ज्यादा रोई थी। मैंने उससे पुकारा। मुझे देखकर वो बहुत हैरान हुई और जल्दी से उठ खड़ी हुई और मुझसे एमन का पूछने लगी। जल्दी से भागकर बाहर गई और उसने एमन को उठा लिया और उसे चूमने लगी। ये सब देखकर मैं मुस्कुराने लगा और मैंने अक्सर का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। तुम्हारे बगैर मेरा घर अधूरा है। मेरा इतना ही कहना था कि वो मुस्कुरा दी और एमन को खूब प्यार करने लगी। वो एक बीवी भी थी और एक माँ भी थी। वो हंसी खुशी मेरे साथ मेरे घर वापस आ गई। बस इन 2 ही दिनों में मुझे एहसास हो चुका था कि बीवी के बगैर सब कुछ अधूरा है। नाम तो उसका हसन था, मगर उसे अजीब नामों से पुकारा जाता था। लारी अड्डे का माहौल ही ऐसा था कि हर किसी का नाम बिगाड़ कर बुलाया जाता। 30 साल हसन की लारी अड्डे में छोटी सी परचून की दुकान थी। दुकान उसकी इतनी चलती थी या नहीं, मगर वो खुद एक चलता फिरता पुर्जा था। अक्सर बसें और वैगनें थोड़ी देर के लिए दुकान के पास रुकती तो वो दुकान से उठकर मुख्तलिफ आइटम्स की आवाज लगाता। इस तरह कुछ सवारी अपनी मतलूबा अशिया बता देती तो वो गाड़ी में बैठी सवारियों को फरोख्त कर देता। हसन खुद तो बहुत ही तेज, होशियार, चालाक और तेज किस्म का बंदा था, जबकि उसकी 25 साल बीवी अक्सर बहुत सादा, शरीफ और मासूम सी, सिर्फ 8 जमातें पास थी, मगर थी बला की हसीन और खूबसूरत। सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज बहुत प्यारी, सुरीली और दिल मुंह लेने वाली थी। अक्सर ने गरीब घराने में जन्म लिया और गुर्बत ज़दा माहौल में परवरिश पाई थी। दूसरी लड़कियों की तरह ख्वाब तो उसके बहुत ऊंचे थे, मगर ये ख्वाब कब पूरे होते हैं। जो ही अक्सर की उम्र 22 साल हुई तो उसे हसन के पल्ले बांध दिया गया। हसन का आगे पीछे कोई नहीं था तो अक्सर सास, नंदों, देवरानियों, जिठानियों की झंझट से आजाद थी। एक कमरा, बाथरूम, बावर्ची खाना और छोटे से सहन पर मुश्तमिल किराए के मकान में हसन के साथ उसे रहते हुए 7 साल हो गए थे, जहां उसे कोई दुख तकलीफ तो ना था, मगर कोई खास सुख भी ना था। मगर वो अभी तक औलाद की नेमत से मरहूम थी। हसन सुबह सवेरे दुकान पर चला जाता और रात को घर लौटता। अक्सर सारा दिन घर में अकेली रहती। घर के काम निपटा कर 30 दर्जे के इश्क या रिसाले पढ़ती, जो अपनी एक सहेली लाडो, जो कि उसकी पड़ोसन भी थी, उससे लेकर आती थी। लाडो उसकी बहुत गहरी सहेली थी। एक दिन हसन अपनी चीजें बेचने के लिए बस में दाखिल हुआ तो उसकी नजर एक सीट की पिछली तरफ लिखे मोबाइल नंबर पर पड़ी, जिसके साथ ही लिखा हुआ था, प्यार की तलाश। हसन ने कुछ सोच कर वो नंबर याद कर लिया और दुकान पर आकर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। हसन के जहन में एक शरारत आई और इस तरह की शरारतें वो कई बार कर चुका था। शाम तक उसने अपने जहन में एक मंसूबा बना लिया। रात को वो जब घर आया तो उसने खाना खाकर अक्सर से कहा कि वो एक नंबर मिला रहा है, जब अगला बंदा कॉल अटेंड करे तो सिर्फ हेलो हेलो रुखसाना बोलकर अपनी आवाज सुनानी है, बस और कुछ नहीं कहना। अक्सर ने पूछा, मामला क्या है? तो हसन कहने लगा, उस बंदे को यकीन दिलाना है कि ये हसन का नंबर नहीं है। किस्सा मुख्तसर, जब हसन ने नंबर मिलाया तो तीसरी या चौथी घंटी पर उस बंदे ने कॉल अटेंड कर ली तो हसन ने फौरन मोबाइल अक्सर को पकड़ा दिया। वो उसकी हिदायत के मुताबिक हेलो रुखसाना बोलने लगी। चंद सेकंड
के बाद हसन ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल काट दी। उसकी तवक्का के ऐन मुताबिक 1 मिनट के बाद जी कौन और आपने किससे बात करनी थी का मैसेज आ गया तो हसन ने जवाब दिया जी मैं नासिया हूँ और अपनी सहेली रुखसाना से बात करनी थी, मगर सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आवाज नहीं आ रही थी। उस पर उस बंदे ने जवाब दिया जी ये रुखसाना का नंबर नहीं है। हसन ने फौरन जवाबी मैसेज भेजा और सॉरी जी लगता है रॉन्ग नंबर मिल गया। अगले बंदे को अक्सर की सुरीली आवाज सुनकर यकीन हो गया कि ये नंबर किसी लड़की का है तो वो हाथ धोकर पीछे पड़ गया और मैसेज पर मैसेज करने लगा। उस दिन अक्सर के सर में दर्द था, वो सर दर्द की गोली खाकर जल्द सो गई। अब हसन नासिया बनकर उस लड़के के मैसेज के जवाब देने लग गया। पहले तो उसने लड़कियों और औरतों की तरह खूब नखरे किए, मसनूई गुस्सा किया और उससे मना किया कि वो मैसेज ना भेजे, मगर वो लड़का कब पास आने वाला था। वो तो खुद किसी लड़की या औरत के नंबर की तलाश में था। अब ये रॉन्ग नंबर अपने आप ही मिल गया था तो वो उसे हाथ से जाने नहीं दे रहा था। बल आखिर रात 12 बजे तक काफी तकरार और उस लड़के की मिन्नतों के बाद नाज़िया की उससे दोस्ती हो गई। उस लड़के ने अपना नाम असद बताया। वो 25 साल का कवारा लड़का था, करीबी शहर के एक देहात का रहने वाला था। उसकी अपनी बहुत सारी जमीनें थी। वो किसी लड़की या औरत से दोस्ती का बहुत ख्वाहिशमंद था, मगर इत्तेफाक से उसकी दोस्ती किसी लड़की के साथ ना हो सकी थी। असद एक सीधा सादा लड़का था। हसन ने नाज़िया बनकर उसे बताया कि वो शादीशुदा 22 साल की लड़की है। उसका खावंद बहुत शकी मिजाज और जालिम और बद मिजाज है। उसे घर के काम करवाता है। वो बहुत मजलूम लड़की है और पैसे पैसे को तरसती है, वगैरह वगैरह। अब हसन के हाथ बेहतरीन मुश्किल आ गया। वो फारिग औकात में नाज़िया बनकर सारा दिन असद को मैसेज करता, रात को घर आकर अपने सामने अक्सर की असद से 2-4 मिनट बात भी करवा देता। अक्सर उससे पूछती तो हसन हंसकर कहता वो अपने एक दोस्त से शरारत कर रहा है, उसे बेवकूफ बना रहा है। अक्सर हसन को कई बार मना करती कि इस तरह की हरकतें ठीक नहीं है, ये तुम गलत करते हो, लेकिन हसन कहाँ बात आने वाला था। अब हर दूसरे दिन हसन 500 का बैलेंस असद से मंगवाता था। मुख्तलिफ हैलो बहानों से हजारों रुपए बजरिया इजी पैसा भी मंगवाता, जिसके जरिए वो अक्सर का शनाख्ती कार्ड नंबर भेजता कि अगर वो तस्दीक भी करवाए तो औरत का ही नाम पता चले। हसन इन रुपए से ढेर सारा फल, चटपटे खाने और अक्सर के लिए सूट वगैरह लेकर आता। अक्सर जब पूछती तो वह कहता मेरी जान तो बस ऐश कर, मत सोचा कर। अक्सर के पुरजोर इसरार पर एक दिन हसन ने उसे सारी बात बता दी कि ये क्या चक्कर और मामला है। हसन ने कहा अक्सर तुम जितनी भी मिठास से बात करोगी वो उतनी ही ज्यादा पैसे भेजेगा। एक दिन हसन ने असद का नंबर मिलाया और मोबाइल अक्सर को पकड़ा कर हदायत की खूब प्यार और मोहब्बत से बात करना। अब अक्सर पूरी बात समझ चुकी थी। घटिया दर्जे के इश्किया रिसाले पढ़ पढ़कर उसे भी आशिकाना जुमले बोलने आ गए थे। जैसे ही हसन ने कॉल अटेंड की और अक्सर ने बात करना शुरू की, उसी वक्त हसन का कोई मिलने वाला आ गया तो वो उससे मिलने चला गया, जबकि अक्सर उससे बात करती रही। 10 मिनट के बाद हसन उसे फारिग करके कमरे में आया तो अक्सर ने कहा अच्छा फिर बात होगी, मेरे शौहर घर आ गए हैं। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मोबाइल हसन को पकड़ा दिया। अगले दिन हसन ने अक्सर को 5000 बजरिया इजी पैसा भेजा। हसन बहुत खुश था कि वो असद को बेवकूफ बनाकर उससे पैसे लूट रहा है। उसका प्रोग्राम था कि वो मजीद कुछ और पैसे लेकर ये खेल खत्म कर देगा और अपनी ये सिम बंद करवा देगा, मगर इससे पहले ही असद का मोबाइल बंद मिलने लगा। वो ढेरों मैसेज भेजता मगर कोई जवाब ना मिलता। इसी तरह कॉल मिलाता तो नंबर पावर ऑफ मिलता। हसन बहुत परेशान और मायूस हो गया क्योंकि उसकी मुफ्त की अच्छी खासी आमदनी जो बंद हो गई थी। वो पूरा महीना असद का नंबर मिलाता रहा मगर सिवाय मायूसी के उसके हाथ कुछ ना आया। एक दिन हसन रात को घर आया तो अक्सर घर में नहीं थी तो वो समझा शायद मोहल्ले में किसी के घर गई है। वो पूरे 2 घंटे अक्सर का इंतजार करता रहा मगर अक्सर का कोई अता पता नहीं था। उसे सख्त भूख लग रही थी। अक्सर के पास मोबाइल भी नहीं था, वरना वो कॉल करके उससे पूछ लेता। उसने सोचा कि वो मोहल्ले में जाकर पूछता है कि अक्सर उनके घर में तो नहीं है। हसन परेशान था क्योंकि जब भी वो घर आता तो अक्सर उसे हमेशा घर में मिलती थी। आज पहली बार घर में मौजूद नहीं थी। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था कि उसके मोबाइल की बेल बजने लगी। कोई नया नामालूम नंबर था। हसन ने कॉल अटेंड की। कॉल करने वाले ने सलाम किया और हसन का हाल चाल पूछने के बाद कहा हसन तुम यकीनन घर पहुंच चुके होंगे और अक्सर को घर में ना पाकर परेशान हो रही होंगे। हसन ने जवाब दिया हाँ मगर तुम कौन हो और अक्सर के बारे में कैसे जानते हो। उस पर उस बंदे ने जवाब दिया मिस्टर हसन आराम से मेरी बात सुनो, मैं असद बोल रहा हूँ और अक्सर इस वक्त मेरे पास बैठी है, लो इससे बात करो। तो उसे अक्सर की आवाज सुनाई दी। उसने हसन से कहा कि वो अक्सर है और उसका घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ आई है। इतना सुनना था कि हसन गुस्से से आग बगूला हो गया और गुस्से में बकने लगा कि क्या बकवास कर रही हो। वो कहने लगी वो बकवास नहीं करी, उसे असद से सचमुच प्यार हो गया है। तुमने तो असद को बेवकूफ बनाने के लिए जो खेल शुरू किया था उसका
ड्रॉप सीन तो होना था। बाकी हकीकत यह है कि असद बहुत प्यार करने वाला इंसान है और बहुत अमीर भी है। वो मुझसे इश्क करता है और वो मुझे महारानी बना कर रखेगा। और तुमने आज तक मुझे दिया ही क्या था सिवाय गुर्बत और जिल्लत के। तुम्हारे इस तरह की हरकतों से मैं बहुत तंग आ चुकी थी। आखिर मैंने एक फैसला कर ही लिया असद के साथ जाने का। हसन एकदम बोला, बगैरत बकवास बंद कर। अक्सा ने फौरन जवाब दिया, बगैरत मैं नहीं तुम हो हसन। हसन ने हवास बागता होकर पूछा, तेरा राब्ता कैसे असद से हुआ? तो अक्सा ने बताया कि जिस दिन तुम मुझे फोन पकड़ा कर बाहर अपने किसी मिलने वाले के पास गए थे तो उसने असद का नंबर तुम्हारे मोबाइल से देखकर याद कर लिया था, क्योंकि असद बहुत प्यार मोहब्बत चाहत और प्यार का इजहार कर रहा था जो आज तक तुमने कभी नहीं किया था। तुमने कभी कोई प्यार का लफ्ज नहीं बोला था। तो अगले दिन उसने अपनी सहेली के मोबाइल से असद को कॉल करके सारा चक्कर बता दिया था। तो 2 दिन के बाद असद उससे मिलने आ गया और नया मोबाइल फोन और सिम देकर गया और पूरा महीना वो घंटों फोन पर बातें करते। हम दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला हो गए। चुनाचा आज मैंने घर छोड़ दिया है, तुम्हारी कोई चीज लेकर नहीं आई। जो कपड़े पहने हैं वो तुम असद के भेजे हुए पैसों से मेरे लिए लेकर आए थे। अब तुम्हारी बेहतरी और इज्जत इसी में है कि चुप करके शराफत से मुझे तलाक दे दो। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारा घर छोड़कर आई हूँ और तुमसे तलाक मांगती हूँ। अगर तलाक नहीं तो अदालत में खुला का मुकदमा दर्ज कर दूंगी और तुम्हें पूरे शहर में बेइज्जत और बदनाम कर दूंगी। सुबह से तुम्हारे पास लाड़ी अड्डे आएगा और उसे तलाकनामा पकड़ा देना। और हाँ, कोई होशियारी और चालाकी दिखाने की कोशिश ना करना, वरना हर हाल में तुम ही नुकसान उठाओगे। ये सुनकर हसन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने लरसते हुए लड़खड़ाती हुई जबान से पूछा, अक्सर ये तुम्हारा आखिरी फैसला? अक्सर ने जवाब दिया, हाँ ये मेरा आखिरी और अटल फैसला है, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे का प्यार पा लिया है। ये कहकर उसने मोबाइल असद को पकड़ा दिया। असद ने कहा, मिस्टर हसन, मुझे प्यार की तलाश थी और वो प्यार मुझे तुम्हारी बीवी अक्सर से मिला। और तुम्हारी बीवी अक्सर इतनी प्यारी और खूबसूरत है, मैंने उससे शादी करने का इरादा कर लिया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुबह तुम्हारे पास आ रहा हूँ। अक्सर का तलाकनामा तैयार रखना ताकि मैं अक्सर से निकाह कर सकूं। ये कहकर उसने कॉल काट दी और मोबाइल पावर ऑफ कर दिया। अगली सुबह सलारी अड्डे पर हसन के पास आया और हसन के पास सिवाय तलाक देने की और कोई चारा नहीं था। उसने असद के हाथ में तलाकनामा थमाया और खुद हाथ मलता रह गया। हसन के पास अब पछतावे के अलावा कुछ ना था। उसे अपने बुरे कामों की सजा मिल चुकी थी। आज वो अपने हाथों से ही अपनी खूबसूरत और हसीन बीवी खो चुका था।